हेलो दोस्तों, नमस्कार। देखिए, आज हम प्रोनाउन के सेक्शन को फिर कंटिन्यू करने जा रहे हैं। बहुत लंबा समय हो गया प्रोनाउन के सेक्शन को हमने कंटिन्यू नहीं किया। और इंग्लिश के लेक्चर्स जो हैं मैं रेगुलर रखूँगा। बीच में मैं आपसे रिक्वेस्ट भी कर रहा हूँ कि 2 दिन जो है मैं एब्सेंट रहूँगा, क्योंकि मुझे किसी आवश्यक काम से बाहर जाना पड़ रहा है। तो देखिए, 2 दिन अवकाश रहेगा। ये बात मैं आपको मेरे जो करंट अफेयर के वीडियोज़ हैं वहाँ पर भी बता दूँगा। देखिए, हमने जो है एसपी बख्शी जो बुक है, एसपी बख्शी के जो प्रोनाउन से रिलेटेड जितने भी सेक्शन थे वो सब हम कर चुके हैं ऑलरेडी। अब जो हमें सेक्शन करना है वो प्रोनाउन के अंदर जो प्लिंट टू पैरामाउंट के कुछ अदर कंटेंट है प्रोनाउन से रिलेटेड, वो हम करने जा रहे हैं। क्लास लेंदी होगी, लेकिन वाकई में आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आपको ये जरूर देखना पड़ेगा कि हमको एक एक सेक्शन को कवर करना है। तो इसलिए जो है पैरामाउंट के ये पूरे सेक्शन को हम लोग कवर करेंगे, और उसके बाद में हम लोग जो है जितने भी क्वेश्चन है प्रोनाउन से रिलेटेड उन सभी पर चर्चा करेंगे। मैं बहुत सारे सेक्शन को ऑलरेडी कवर करा चुका हूँ, इंपॉर्टेंट कंटेंट को। तो ये एक एडवांस क्लास है। यदि आपने डायरेक्टली पहली बार ये क्लास देख रहे हैं तो पहले आप प्रोनाउन की प्लेलिस्ट जो है इंग्लिश के मेरे चैनल पे, इंग्लिश की जो प्लेलिस्ट है उसमें जाके पहले प्रोनाउन के 2 लेक्चर देखिए। बहुत अच्छा रुझान आया है, स्टूडेंट्स को बहुत पसंद आई है वो क्लास, उसको देखें और उसके बाद में इस लेक्चर को देखें। और फिर हम लोग जितनी भी एक्सरसाइज है 100 150 क्वेश्चन जो हम लोग प्रोनाउन से रिलेटेड एरर्स को देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग कुछ बेसिक बना लेते हैं, राइट। तो लेट्स कंटिन्यू विद द सेशन। तो देखिए, यहाँ पर आपको डिस्प्ले पर दिखाई दे रहा होगा कि हमने जो लास्ट लेक्चर में हमने बात करी थी कि जब भी कभी कोई ब्लंडर की बात आ रही है, और ब्लंडर का मतलब आपको पता है ब्लंडर क्या होता है, बहुत बड़ी मिस्टेक। आई, यू एंड ही, हमेशा क्या याद रखेंगे कि जब भी कोई मिस्टेक है, कोई गलती स्वीकार करनी है तो सबसे पहले कौन स्वीकार करूंगा? मैं स्वीकार करूंगा। और रूल क्या लगेगा उसमें? 1 2 3 रूल। मतलब फर्स्ट पर्सन पहले आएगा, फिर सेकंड पर्सन आएगा और उसके बाद में थर्ड पर्सन आएगा। कोई भी ब्लंडर, कोई भी मिस्टेक, कोई भी हार स्वीकार करनी है, किसी के कारण पराजय हुई है, तो हमेशा 1 2 3 रूल लगेगा, राइट। अब जैसे मान लीजिए उसमें फर्स्ट पर्सन नहीं दे रखा और मान लीजिए सेकंड और थर्ड है, तो सीक्वेंस क्रम यही रहेगा, 2 3 हो जाएगा। यू एंड ही हैव डन दिस मिसचीफ, तुमने और उसने यह मिसचीफ करी है। मिसचीफ का मतलब क्या होता है? शैतानी, है ना। तो ये बात समझ में आ गई। तो 1 2 3 रूल हमेशा किसके लिए अप्लाई होता है? 1 2 3 रूल हमेशा अप्लाई होता है जब भी गलती स्वीकार कर रहे हैं। लेकिन कोई भी पॉजिटिव स्टेटमेंट है, यदि कोई भी जीत हुई है या कोई भी पॉजिटिव स्टेटमेंट है ना, अफर्मेटिव स्टेटमेंट है, उस केस में हमेशा जो है रूल क्या लगता है? 2 3 1। इसका मतलब जीत में सबसे ज्यादा योगदान किसका है? तुम्हारा, सेकंड पर्सन का। उसके बाद में थर्ड पर्सन का। सबसे लास्ट में जो क्रेडिट लूंगा वो कौन लूंगा? फर्स्ट पर्सन, मतलब जिसमें मैं हूं, आई या फिर वी। तो ये फर्स्ट पर्सन, आई और वी फर्स्ट पर्सन कहलाते हैं, ये सभी को पता होगा। थर्ड पर्सन जो है ही, शी, इट, दे होता है, और सेकंड पर्सन यू होता है। तो ये पॉइंट आपको एकदम क्लियर हो गया होगा, राइट। तो देखिए, तो लेकिन आपको यहां पर एक छोटी सी बात और क्या पता होनी चाहिए कि जो 4th रूल जो बता रहा है कि यदि कभी भी प्लूरल है तो प्लूरल वाले केस में कोई रूल फॉलो नहीं होता। उसमें चाहे गलती स्वीकार करनी है और चाहे कोई जीत का सेहरा या क्रेडिट देना है, दोनों में ही 1 2 3 रूल ही लगेगा। तो इसका मतलब क्या आएगा? वी, यू एंड दे शुड नाउ गेट डाउन टू वर्क। हम सभी को अपने काम पर लग जाना चाहिए। या मान लीजिए यहां पर वी, यू एंड दे हैव मेड अ ब्लंडर, तो यहां पर भी क्या आएगा? यही केस रहेगा। वी, यू एंड दे वर द मेन पर्सन बिहाइंड दिस विक्ट्री। इस जीत के पीछे हम लोग, ये तब भी 1 2 3 रूल ही लागू होगा। तो ये 1 2 3 रूल जो है ना, ये एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो 1 2 3 और 2 3 1 यदि आपको प्रॉपरली समझ में नहीं आया 1 2 3 या 2 3 1, तो ये मैं पिछले लेक्चर में भी बता चुका हूं। एक बार ये जस्ट फॉर रिवीजन हो गया, राइट। तो अब हम लोग आगे चलते हैं। देखिए, कुछ और जो रूल्स हैं तो उसमें आगे आते हैं। तो देखिए, देखिए कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनके बाद में हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है। अब ये ऑब्जेक्टिव केस और सब्जेक्टिव केस क्या होता है, ये भी प्रीवियस लेक्चर में बात कर चुके हैं। ही सब्जेक्टिव केस है और इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या आएगा? हिम। आई
सब्जेक्टिव केस है और इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या आएगा, मी। तो देखिए जो भी ये सेक्शन होते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल लेट, जैसे फॉर एग्जाम्पल लाइक, है ना, लाइक, लेट, बिटवीन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आएगा। एक बात याद रखना, बिटवीन के बाद हमेशा क्या आएगा, ऑब्जेक्टिव केस आएगा। बट के बाद में हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आएगा। और इसके अतिरिक्त जो है एक्सेप्ट और कोई भी प्रीपोजिशन आती है तो उसके बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आएगा, सब्जेक्टिव केस नहीं आएगा। जैसे यहां पर किसका प्रयोग किया गया है, लेट, तो लेट के बाद में हमेशा किसका प्रयोग होगा, ऑब्जेक्ट, मतलब मी का प्रयोग हुआ, राइट। देयर इज नो प्रॉब्लम बिटवीन, बिटवीन आ गया तो बिटवीन के केस में हमेशा क्या आएगा, ऑब्जेक्टिव केस। शी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हर आएगा यहाँ, है ना। और आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, मी, तो यहाँ पर मी आएगा। तो बिटवीन जहां भी आए, एक आपको ये रट के रखना है, लेट जहां भी आए, यहाँ पर ये ऑब्जेक्टिव केस की बात कर रहा है। लाइक के केस में, बट के बाद में, एक्सेप्ट के बाद में और किसी भी प्रीपोजिशन के बाद में सदैव किसका प्रयोग होगा, हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग होगा। तो ऑब्जेक्टिव केस आपको क्लियर हो गए होंगे। जैसे यहाँ पर एग्जांपल दिख गया आपको, एवरीबडी बट ही नहीं आएगा, एवरीबडी बट हिम, तो इसलिए इसी ने यहाँ पर करेक्ट दे रखा है। उसी प्रकार ही लाव्ड एट आई, ये प्रपोजिशन आ गया, एट मी आएगा, आई नहीं आ सकता, राइट। तो इस तरह की जो एरर्स हैं ये आपको इन सब वर्ड्स पे, ये सब आपको यदि इस तरह से जो है ना, एक बात हमेशा याद रखेंगे इंग्लिश में कि यदि आप एक एक एरर को, एक एक पॉइंट को अपने दिमाग में रिमेंबर रखते हैं और जब आप एक एक सेक्शन को, एक एक रूल को पढ़ने के बाद में उससे रिलेटेड एक एग्जाम्पल करते हैं, तभी आपको पूरा टॉपिक कवर होगा। और जब भी हम इंग्लिश की बात कर रहे हैं तो पार्ट ऑफ स्पीच, जो पार्ट ऑफ स्पीच है जिसके 8 टाइप है, जिसमें नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन, इसके अतिरिक्त आर्टिकल, डिटर्मिनर्स, रिपोर्टेड स्पीच, पैसिव वॉइस, इन सबके अपने अपने रूल्स हैं। तो इन सबके रूल्स कब कवर होंगे, जब आपको एक पॉइंट के बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो ये रूल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। तो देखिए, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा, जब भी एक्सेप्ट आए तो ही नहीं आएगा, गलत है, हिम आएगा, ऑब्जेक्टिव केस आएगा। तो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस आपको कवर हो गया होगा, है ना। अब इसके बाद में आ रहा है कि दो नॉमिनेटिव के बीच में तुलना होती है, चाहे वो एज या देन, एज का प्रयोग करके हम लोग कंपेयर करते हैं, है ना। शी इज एज गुड एज आई आएगा। तो जब भी नॉमिनेटिव है, यहां पर सब्जेक्टिव केस या नॉमिनेटिव केस है, तो यहां पर भी सब्जेक्टिव केस, क्योंकि सब्जेक्ट की तुलना किससे होगी, सब्जेक्टिव केस से हो सकती है, ऑब्जेक्टिव से नहीं हो सकती। तो यहां पर मी की जगह क्या आना चाहिए, आई आना चाहिए, राइट। यहां पर यदि सब्जेक्ट, यदि यहां पर ऑब्जेक्ट होता तो ऑब्जेक्ट ही आता। तो इसी तरह से यहां पर क्या हुआ, ही है, तो यहां पर नॉमिनेटिव केस आएगा। आई रन फास्टर देन ही नहीं आएगा, है ना। आई रन फास्टर देन, मतलब हिम नहीं आएगा, सब्जेक्टिव केस है तो ही आएगा। तो ये जो है ना, ये आपको इस प्रकार के जो रूल है, दो नॉमिनेटिव के बीच में तुलना हो रही है जिसमें एज और देन का प्रयोग किया जा रहा है, तो उसमें सदैव जो है किसका प्रयोग किया जाएगा, है ना, सब्जेक्टिव है तो सब्जेक्टिव केस का ही प्रयोग किया जाएगा। लेकिन यदि दो सब्जेक्ट के बीच में तुलना हो रही है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आई नो यू, तो यहां पर ये सब्जेक्ट, ये वर्ब और ये ऑब्जेक्ट है। जब ऑब्जेक्ट की तुलना हो रही है तो यहां पर ऑब्जेक्टिव केस ही आएगा। तो यू क्या होता है, आपको ये बात पता है ना कि यू सब्जेक्टिव केस भी और या नॉमिनेटिव केस भी यू का यू ही होता है और ऑब्जेक्टिव केस भी यू का यू ही रहता है, ये आपको सभी को पता है। तो देखिए, आई नो यू एज मच एज हिम ही आएगा, बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि यहां पर यू ऑब्जेक्टिव है तो ऑब्जेक्टिव के केस में ऑब्जेक्टिव केस आ गया, राइट। तो इसी तरह से हम लोग दूसरे केसेस भी देख सकते हैं। आई नो यू एज मच एज, ये आई, ये जो एज मच एज आई नो हिम, तो यहां पर देखिए क्या हो रहा है, यहां पर कंपैरिजन नहीं हो रहा है। यहां पर देखिए, आई नो यू एज मच एज आई नो हिम, तो यहां पर ये सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, तो इसलिए ये यहाँ पर करेक्ट है। ये इस तरह के जो है ना कंपेयर देख लीजिए, ये ऑब्जेक्टिव केस है तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस, ये तो एक नया स्टेटमेंट स्टार्ट हो रहा है, तो पॉइंट क्लियर हो गया होगा आपको, है ना। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, इट
का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में किया जाता है और उसके बाद में बी, तो आपको जो है ना वर्ब में आपको बी बताऊंगा मैं, बी क्या होती है। बी एक वर्ब है और इसकी जो फर्स्ट फॉर्म है वो होती है इज, एम और आर। सेकेंड फॉर्म होती है वाज और वर एंड थर्ड फॉर्म होती है इसकी बीन। तो देखिए जहां पर भी बी का मतलब क्या है, यहां पर इज जो आ रहा है ये फर्स्ट फॉर्म है इसकी, राइट। तो इस तरह से तो देखिए सब्जेक्टिव के रूप में जब भी बात कर रहे हैं एक सब्जेक्ट के रूप में, तो इट का प्रयोग यदि सब्जेक्ट के रूप में होता है ना तो यहां पर हमेशा नॉमिनेटिव केस आता है। ये हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा है। जैसे इट इज आई हु am to blame, it is I who am to blame, यह मैं हूं जिसे क्या है दोष, जिसके ऊपर दोष लगाना चाहिए। तो देखिए इट इज के बाद में क्या आ रहा है, इट के बाद में ये सब्जेक्टिव केस ही आएगा हमेशा, याद रखना। और आई के हिसाब से ये हु है ना, तो आई के हिसाब से एम आएगा, यहाँ पे इज नहीं आएगा। इट इज आई हु एम टू, इट के हिसाब से इज आया लेकिन आई को रिप्रेजेंट कर रहा है क्योंकि हु यहाँ पर क्या है, ये जो है रिलेटिव प्रोनाउन है। तो रिलेटिव प्रोनाउन से पहले जो सब्जेक्ट होता है उसके अनुसार में वर्ब आती है, राइट। तो ये आपको एकदम पॉइंट क्लियर हो गया होगा, है ना। तो देखिए इट इज आई हु एम टू ब्लेम, तो ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा आपको। तो हमेशा जो है सब्जेक्टिव नॉमिनेटिव केस आता है, राइट। तो ये बात एक आपको याद रखनी है। और नॉर्मली जो है ना इट, जैसे ही शी इट और दे, हम लोग क्या बोलते हैं, थर्ड पर्सन कौन है, ही शी इट और दे, ये थर्ड पर्सन है, ही शी इट और दे। तो ये जो इट है ये किस किस के लिए यूज किया जा सकता है, किसी जानवर के लिए, किसी भी नॉन लिविंग चीज पदार्थ के लिए, देश के लिए, वस्तु के लिए, छोटे शिशु के लिए। और इट का जब प्लूरल करेंगे तो वो किस रूप में आता है, हमेशा दे के रूप में होता है। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा आपको। तो आपको देखिए अमेरिका इज अ डेवलप्ड कंट्री, और अमेरिका चूंकि एक देश है इसलिए इसके लिए क्या आ रहा है, इट का प्रयोग हो रहा है। श्रीलंका एंड पाकिस्तान दोनों हो गए साथ में, इसलिए प्लूरल फॉर्म में दे आएगा। तो ये बहुत ही सिंपल है। कभी भी इट का प्रयोग और किस किस के लिए हो सकता है, समय बताने के लिए। इट इज 4 o'clock बाय माई वॉच, हमेशा याद रखना घड़ी के द्वारा यदि समय दिखाया जाता है तो प्रेपोजिशन किसका यूज होता है, बाय। इट इज 4 o'clock बाय माई वॉच, तो टाइम को बताने के लिए। इट इज रेनिंग, वेदर को बताने के लिए। इट इज विंटर, इट इज है ना टेम्परेचर को बताने के लिए, है ना। इट इज टू हॉट, इट इज टू कोल्ड, है ना। इट इज टू फार, या बहुत दूर है, डिस्टेंस बताने के लिए। तो यहां पर देखिए इट इज रेनिंग, इट इज विंटर, इट इज मार्च, इट इज मॉर्निंग, इट इज 6 o'clock बाय माई वॉच, इट इज मॉर्निंग, इट इज मंडे। तो इन सभी डेट और टाइम के लिए हम लोग किसका प्रयोग कर लेते हैं, है ना, इट का प्रयोग करते हैं। तो इट के प्रयोग भी हमको पता होने चाहिए, है ना। यदि कोई भी इनडेफिनिट है ना, इनडेफिनिट या जेरेंड या क्लॉज के बदले में भी इट का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि है ना कोई क्लॉज है, इट के बाद में इजी टू सॉल्व, तो ये क्लॉज हो गया ना, इट इज इजी टू सॉल्व। वैसे इट इज सैड दैट वर्च्यू इज इट्स ओन, यह कहा जाता है कि यह कहा जाता है, तो इट का प्रयोग किया जा सकता है, राइट। तो देखिए, और देखिए इट वाज के बाद में हमेशा यहां पर नॉमिनेटिव केस ही आएगा, तो ये बात याद रखना। और है ना, तो ये बात मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है। तो इसके बाद में हम लोग और कुछ रूल देख लेते हैं। अब देखिए कुछ और रूल्स के बारे में देखो। ये तो ठीक है कि यदि कोई पास की वस्तु होती है तो उसके लिए दिस का प्रयोग करते हैं, है ना। तो इट का प्रयोग समय, दूरी, मौसम आदि का बोध कराने के लिए होता है। दिस का कभी भी प्रयोग नहीं होता। दिस का प्रयोग तो जो है आपको पता होगा, मैंने लास्ट लेक्चर में आपसे एक बात करी थी, आपको मैंने बहुत अच्छे से एक सेक्शन बताया था कि जो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं, जो भी वस्तु पास में है और एक है तो दिस का प्रयोग, जो भी वस्तु दूर है तो दैट का प्रयोग लेकिन एक है, जो भी वस्तु बहुत सारी है तो और निकट है तो दिस दीज का प्रयोग, और यदि दूर है तो दोज का प्रयोग। जैसे यदि हम अपने प्लेनेट की बात कर रहे हैं तो दिस प्लेनेट, है ना, लेकिन यदि हम किसी दूर वाले प्लेनेट की बात करें तो दैट प्लेनेट। तो इस तरह से आपको ये भी चीजें अपने आप को, है ना, कंफर्म रखनी है कि भाई पास की चीज है, दूर की चीज है। तो यह डेमोन्स्ट्रेशन होता है। डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब दिखाना, कि उसकी लोकेशन इंगित करना कि वो कहां पर है, राइट। तो इस तरह से ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के रूप में होता है ना। तो हम लोग कुछ, ये तो बेसिक्स है, पॉइंट्स से हम लोग कुछ अच्छे, है ना,
इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कर लेते हैं। देखिए ये वो वाला जो सेक्शन है वो मैं आपको लास्ट लेक्चर में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। नॉमिनेटिव केस क्या होता है, पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, पॉजेसिव प्रोनाउन में क्या अंतर होता है, तो ये आप मेरे लास्ट लेक्चर में देख सकते हैं। जो बहुत सिंसियर स्टूडेंट है वो मेरे एक एक सेक्शन को कवर कर रहे हैं, तो आप भी जरूर कवर कीजिए, है ना। तो ये मैंने बहुत अच्छे से बता दिया है, सारे सेक्शन मैंने आपको ये बता दिए, है ना। तो देखिए इसके बाद में हम लोग कुछ अच्छे और इंटरेक्टिव क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो देखिए कभी भी है ना प्रोनाउन, चूंकि हम प्रोनाउन पढ़ रहे हैं, तो पॉजेसिव प्रोनाउन जैसे हिज कार या हर कार, तो जब हर का मतलब ही उसका है हर, तो कभी भी ऐसे लगाएंगे क्या हर्ष कार, कभी नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि हर का मतलब में ही जो है अपॉस्ट्रोफी छुपा हुआ है, तो कभी भी अपॉस्ट्रोफी जो है ना पॉजेसिव प्रोनाउन के साथ में नहीं आता। अब ये पॉजेसिव का मतलब क्या होता है? पॉजेसिव का मतलब संपत्ति, जैसे किसी लड़की की कार है तो हिज कार, है ना, हिज कार। यदि किसी महिला का जो है पर्स है तो हर पर्स, तो हर पर्स PURSE, तो ये क्या है, क्या रिलेशन बता रहा है उसके पर्स के साथ, है ना। देयर हाउस, उनका घर, तो ये देयर, हिज, हर, माय, ये सब क्या होते हैं? पॉजेसिव, है ना, प्रोनाउन होते हैं, राइट। तो ये है ना, तो इन सब को पॉजेसिव प्रोनाउन जो है, जैसे तो इनके आगे कभी भी अपॉस्ट्रोफी ये सब है ना, इनका प्रयोग करना बिल्कुल गलत है। तो इट्स नोज नहीं आएगा, है ना, इट, है ना, कैसे आएगा ये? इसकी बजाय क्या आएगा? हम लोग इट का जो पॉजेसिव प्रोनाउन है वो कैसे लिखते हैं हम लोग? इट का जो पॉजेसिव प्रोनाउन लिखते हैं हम लोग वो कैसे लिखते हैं? इट्स, इस तरह से लिखते हैं, राइट, है ना। तो देखिए आगे चलते हैं और, ठीक है। तो ये वाला सारा सेक्शन हम ऑलरेडी देख चुके हैं, है ना। तो ये वाली बात क्लियर हो गई होगी आपको, है ना। अब देखिए जेरेंड से पहले हमेशा पॉजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग होता है, तो बहुत क्लियर है ये जो है ना। इसके अंदर जो एक एरर वाला सेक्शन है उसमें भी हम लोग देखेंगे कि जैसे माय विनिंग, ये क्या आएगा यहाँ पर? माय विनिंग आएगा, मी विनिंग नहीं आएगा, माय विनिंग आएगा। क्यों? क्योंकि मेरी जीत, है ना, मेरी जीत, तो मेरी जीत है तो किस पे क्या आ जाएगा? पॉजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग हो जाएगा, राइट। अब इसी तरह से ये एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रूल है इंग्लिश के लिए, है ना, कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो आपने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है लास्ट लेक्चर में पढ़ा है। तो एक्विट जब भी शब्द आए, एक्विट का मतलब होता है प्रशंसाजनक व्यवहार करना, एक्विट। अवेल का मतलब क्या है? किसी का लाभ उठाना या अवेल करना। रिकॉन्साइल का मतलब होता है किसी को बेमन से स्वीकार करना। एम्यूजमेंट, हम लोग एम्यूजमेंट पार्क में जाते हैं, मतलब मनोरंजन करना। रिजाइन, रिजाइन का मतलब है किसी चीज से रिजाइन दे देना, है ना। और एवेंज क्या होता है? किसी से बदला लेना, है ना। एक्सर्ट, एक्सर्ट का मतलब काफी मेहनत करना। अप्लाई करना, किसी चीज पे अप्लाई करना। अडॉप्ट मतलब उसको ढालना। एडजस्ट, प्राइड, एब्सेंट, एंजॉय, इन सभी के साथ में किसका प्रयोग होगा? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का। तो देखिए आपको यहां पर ये चीज क्लियर हो रही होगी कि द ऑफिसर्स एक्विटेड। अब कई बार क्या होता है, एक्विटेड के बाद में ये दिया नहीं जाता, ये तो ये नहीं दिया जा रहा, तो ये अपने आप में एरर है। हमेशा एक्विट के बाद में क्या आएगा? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जरूर आएगी। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होती है? ऑफिसर्स, चूंकि क्या होगा इनके लिए थर्ड पर्सन क्या लगेगा? दे लगेगा, THEY, दे, तो इसलिए देमसेल्व्स इनका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाएगा। शी के लिए है ना, शी हैज रिकॉन्साइल्ड हरसेल्फ, शी हैज रिकॉन्साइल्ड हरसेल्फ, तो ये हमेशा है ना रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग होगा। इसी प्रकार प्राइड वाले केस में भी आई प्राइड माई सेल्फ, है ना, यू शुड अवेल योर सेल्फ। यदि यहां पर ये वर्ड्स नहीं दिए जा रहे, ये नहीं दिया जा रहा और ये नहीं दिया जा रहा, इसका मतलब यहाँ पर क्या एक एरर है, क्योंकि जितने भी मैंने आपको अभी ये जो वर्ब्स पढ़ाए हैं, एक्विट, अवेल, रिकॉन्साइल, एम्यूज, रिजाइन, तो ये सभी जो है इनमें क्या है हमेशा देखिए, है ना। तो इन वर्ड्स में जैसे कुछ एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको और बताता हूँ कि जैसे स्टैंड, स्टैंड, शी स्टैंड हरसेल्फ फ्रॉम द ग्राउंड, उसने स्वयं को खड़ा किया। शी अवेल हरसेल्फ फॉर मी, है ना, उसने खुद को मेरे लिए जो है ना मदद के लिए मतलब हाथ फैलाए, है ना। शी अवेल हरसेल्फ, उसने अपने आप को मतलब है ना मेरे मदद के लिए आई वो आगे, है ना। और जैसे आई एंजॉयड माई सेल्फ इन द अम्यूजमेंट पार्क, मैंने स्वयं के साथ है ना माई सेल्फ, तो इस तरह से जो है ना एंजॉय, स्टैंड, है ना। आई इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, मैंने स्वयं को, आई इंट्रोड्यूस माई सेल्फ इन फ्रंट ऑफ बोर्ड। तो ये जो भी वर्ड्स हैं इन सभी को आपको पता होना चाहिए कि इन सभी के साथ में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग किया जाएगा, राइट।
तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो ये कुछ वर्ड्स आपको जरूर याद रखने हैं। तो प्राइड, अप्लाई है ना, इस तरह से याद रखना है ना। देखिए एक बात और याद रखना कि यदि एंजॉय आ रहा है और उसके बाद में यदि ऑब्जेक्ट ऑलरेडी दे रखा है तो यहां पर आवश्यकता नहीं है। दे एंजॉयड देमसेल्व्स इन द पार्टी, तो इसकी आवश्यकता ही नहीं है ना। दे एंजॉयड द पार्टी, तो देमसेल्व्स की आवश्यकता नहीं है। तो जब ऑब्जेक्ट अवेलेबल हो, जैसे यहां पर द पार्टी है, ऑब्जेक्ट अवेलेबल है, तो यहां पर किसी की आवश्यकता नहीं है। तो ये समझ में आ गया होगा एक आपको, है ना। देखिए और देखते हैं तो, है ना। लेकिन देखो यहां पर क्या है, यहां पर देखिए यहां पर ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा, दे सब्जेक्ट है, ये वर्ब है। ड्यूरिंग वैकेशन ये एडवर्ब है। तो यहां पर चूंकि ऑब्जेक्ट एक बात हमेशा मैंने आपसे बार बार कही है, चर्चा करी है कि ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट या तो नाउन हो सकता है या प्रोनाउन हो सकता है। तो ये तो एडवर्ब है, तो ये तो ऑब्जेक्ट हो ही नहीं सकता। तो इसलिए यहां पर इस जगह पर दे एंजॉयड देमसेल्व्स आएगा। तो यदि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इन वर्ड्स के केस में यदि पीछे ऑब्जेक्ट है तो आवश्यकता नहीं है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की। तो ये बात समझ में आ गई होगी आपको, है ना। तो जैसे किसी ने स्वयं को एब्सेंट किया, ही वॉज एब्सेंट, तो ये अपने आप में ही वॉज एब्सेंट, या है ना। यदि यहाँ पर यदि जो है इन केस यदि ही वॉज एब्सेंट का मतलब क्या है, यहाँ पर ये एक तरह से पैसिव वॉइस की तरह से काम कर रहा है। लेकिन एक्टिव वॉइस है तो यहाँ पर हमेशा जो है ना रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा। तो ये बात एक आपको और याद रखनी है कि जब भी एब्सेंट जो है एक तरह से वर्ब की तरह से रूप में आ रही है तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग होगा। यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर ये वर्ब की तरह से प्रयुक्त नहीं हो रही है। तो ये समझ में आ गई होगी। कुछ ऐसी भी वर्ब होती हैं जिनके बाद में यदि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है ना, जैसे कुछ ऐसी वर्ब्स हैं जिनके बाद में यदि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग किया जा रहा है, मतलब जैसे टर्न, तो इसके बाद में यदि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आ रहा है ना तो वो नहीं आएगा। तो इसका एकमात्र पैनेशिया रामबाण क्या है कि आपको ये वर्ब्स को याद ही रखना होगा। दिस इज द ओनली पैनेशिया, राइट। तो देखिए हम लोग आगे चलते हैं फिर से, तो है ना। तो देखिए कीप के बाद में कभी भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं आएगा, स्टॉप के बाद में नहीं आएगा, टर्न, क्वालिफाई, बेद, ये बेद है और ये बात होता है, BATH, ये बात होता है। बात का मतलब स्नान, ये जो है ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और यहां पर जो है ये ई और लग गया, ये बेद है, ये वर्ब है। हम लोग वर्ब्स की ही बात कर रहे हैं। तो कीप, स्टॉप, टर्न, क्वालिफाई, बेद, मूव, रेस्ट, हाइड, इन सभी के साथ में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। जैसे यू शुड कीप योरसेल्फ, तो ये योरसेल्फ नहीं आएगा। यू शुड कीप अवे फ्रॉम बैड बॉयज, तो यहां पर ये नहीं आएगा कीप के बाद। ही हाइड हिमसेल्फ कभी भी नहीं आएगा। ही हाइड इन द रूम सीधा आएगा, हिमसेल्फ को हटाना पड़ेगा, राइट। ये समझ में आ गया होगा आपको, है ना। तो इस तरह से आपको कुछ केसेस आपको समझ में आ गए। एक बात याद रखना, जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है जैसे माई का मी, आई का माई सेल्फ, मी का वी का आर सेल्व्स, तो कभी भी ये सब्जेक्ट या फ्रंट में कभी नहीं आ सकते। जैसे आपने ना कई बार बोर्ड मेंबर के सामने हम लोग जब भी जाते हैं, है ना, जैसे मान लीजिए कि आप कोई SSB के इंटरव्यू में गए या आप किसी भी इंटरव्यू में गए, तो क्या बोलते हैं, माई सेल्फ रुद्र प्रकाश गौतम, माई नेम इज दिस रुद्रा, तो माई सेल्फ रुद्र प्रकाश गौतम। तो कभी भी माई सेल्फ का यूज नहीं होता, हमेशा क्या बोलेंगे आप, आई एम रुद्र प्रकाश गौतम, या फिर आई एम राधा, आई एम सीता, आई एम श्याम। तो इस तरह के जो नेम्स हैं आपको हमेशा है ना माई सेल्फ राधा, माई सेल्फ सीता, माई सेल्फ श्याम या माई सेल्फ राम का प्रयोग नहीं करना होता। कभी भी ये सब्जेक्ट के तौर पे प्रयुक्त नहीं हो सकते, राइट। तो इसके बाद देखिए, आई माई सेल्फ डिड दिस वर्क, ये मैंने स्वयं ने। तो देखिए यहां पर ये माई सेल्फ जो है ना, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं है। मैंने आपको पिछले लेक्चर में बहुत अच्छे से बताया था कि यदि सब्जेक्ट के जस्ट बाद में यदि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आ जाए, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सब्जेक्ट के जस्ट बाद में आ जाए, तो हमेशा ये क्या बना रहा है, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ना होकर ये एक प्रकार का एम्फेटिक प्रोनाउन है। इट इज व्हाट, एम्फेटिक प्रोनाउन। तो ये एम्फेटिक प्रोनाउन है, राइट। तो एम्फेटिक प्रोनाउन है, तो ये बात समझ में आ गई होगी। ये मैंने पिछले लेक्चर्स में भी आपको कवर कराया है ना। तो देखिए
आइदर का प्रयोग हमेशा क्या होता है, आइदर का प्रयोग दो में से कोई एक के लिए, है ना। तो जैसे देखिए आइदर ऑफ दीज थ्री, तो ये बिल्कुल गलत है, तो आइदर आ ही नहीं सकता, या तो आइदर ऑफ टू आएगा या फिर क्या आएगा, देखिए आइदर ऑफ टू आएगा, या देखिए यहां पर आइदर यदि नहीं लगाना है और थ्री ही केस है तो यहां पर वन भी लिख सकते हैं, वन ऑफ दीज थ्री, तो यहां पर आइदर की जगह थ्री आएगा। आइदर वाला केस हमेशा कितने के लिए आता है, दो, और नाइदर जो नीदर भी प्रोनाउंसिएट करते हैं ये भी हमेशा दो के लिए आता है। नाइदर ऑफ द दीज टू गर्ल, तो बिल्कुल ठीक है, यहाँ पर थ्री होता तो बिल्कुल गलत हो जाता, तो ये याद रखना। तो वहां पर उनमें से कोई नहीं है, यदि यहाँ पर मान लीजिए थ्री होता, इन केस यहाँ पर थ्री होता, है ना, तो यहाँ पर नाइदर की जगह किसका प्रयोग करना पड़ता, नन का, और यहां पर किसका कर रहे हैं हम लोग, वन का। तो ये बात आपको एक समझ में आ गई होगी, राइट। तो है ना, नाइदर ऑफ, देखो यहां पर आपको एकदम, है ना, जैसे ये इन्होंने बिल्कुल करेक्ट करके बताया, वन ऑफ दीज थ्री फ्रेंड्स आएगा। उसी तरह से चार है तो नन ऑफ हिज फोर सन्स लुक आफ्टर हिम, किसी ने भी उसकी देखभाल नहीं की, है ना। एक जो है ना रेसिप्रोकल प्रोनाउन आपके एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है, तो देखिए रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या होते हैं, ईच अदर और वन अनादर। तो ईच अदर हमेशा दो के केस के लिए, और वन अनादर तीन या तीन से ज्यादा के लिए किया जाता है ना। तो जैसे ही वॉज सो अफ्रेड दैट हिज नीज नॉक्ड वन अनादर, तो वन अनादर आ ही नहीं सकता क्योंकि नीज हमेशा कितनी होती है, दो, तो यहां पर क्या आएगा, वन अनादर की जगह ईच अदर आएगा। तो आपको ये तो इनबिल्ट पता होना चाहिए, नीज जो होती है हमारे जो घुटने या टखने होते हैं वो केवल दो ही होते हैं। इसी प्रकार आफ्टर द फेयरवेल द स्टूडेंट ऑफ क्लास 12, है ना, स्टूडेंट ऑफ क्लास 12 बेड, बेड का मतलब विदा लिए एक दूसरे से, तो चूंकि 12th के अंदर कोई दो ही स्टूडेंट थोड़ी पढ़ रहे होंगे, वहां पर तो बहुत सारे स्टूडेंट होंगे, तो ये ईच अदर ना आके क्या आएगा, यहाँ पे वन अनदर आएगा, और बेड का मतलब अलविदा कहना, और उन्होंने आपस में एक दूसरे को गुड बाय कहा। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा आपको, है ना। तो इस तरह से क्या है, आपको इंग्लिश में बहुत सारे वर्ड्स को, बहुत सारे कॉम्बिनेशंस को याद रखना होता है। एक बार मैं फिर से बता रहा हूं कि यदि आपने कुछ लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो प्रोनाउन के बहुत लेंदी सेक्शंस में करवा चुका हूं, वैसे ही नाउन के भी कंप्लीट सेशन में करवा चुका हूं, तो आप प्लेलिस्ट को पहले पूरा देखिए, और उसी प्रकार वोकैबुलरी की पूरी प्लेलिस्ट भी तैयार है, और 2 दिन के गैप के बाद मैं फिर से आपको उसी जोश के साथ में काम करता हुआ दिखाई दूंगा। अच्छा, इसके साथ में मैं आपको एक और बात ये बताना चाह रहा था कि जो है देखिए पिछले 2-4-5 दिनों से क्या हुआ था कि मैं कंटेंट को इसलिए कम कर पा रहा था कि मैं इसी सॉफ्टवेयर पे काम कर रहा था। तो ये जो सॉफ्टवेयर है इससे क्या इंटरेक्शन बहुत अच्छा है और आपको भी सीखने में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी और मेरे लिए भी ये बहुत हेल्दी है ना। तो और मैं इसको क्या है बहुत इस तरह से प्ले कर रहा हूँ जिस प्रकार एक नेशनल लेवल का जो चैनल होता है उसी प्रकार ये रन होता रहेगा। तो इसीलिए क्या है मैं आपके लिए जितना ज़्यादा हो सकेगा और भी कोई नया सॉफ्टवेयर होगा तो उसके माध्यम से मैं आपसे इंटरेक्ट करूँगा और बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट्स प्रोवाइड करता रहूँगा समय समय पर, राइट। तो देखिए आगे चलते हैं। और देखिए कुछ मैं एक बार सेटिंग देख रहा था कि डिस्प्ले में कुछ कमी तो नहीं दिखाई दे रही है, अभी जो है बिल्कुल ओके। तो चलते हैं। तो देखिए डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जो है उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है आपको। डेमोन्स्ट्रेटिव दिस दैट दीज दोज है ना, सच और द सेम, तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होती है सच द सेम है ना। तो दीज जो है दिस जो है समीप वाली वस्तु के लिए और सिंगुलर एक वस्तु के लिए, दीज जो है समीप वाली वस्तु के लिए लेकिन अधिक वस्तुओं के लिए। तो ये आपको सब पता ही है बहुत अच्छे से है ना। दिस इज अ कैट और दीज आर कैट्स, तो ये प्लूरल है, ये सिंगुलर इसलिए दिस और ये प्लूरल है इसलिए दीज लगा दिया है ना। यदि दूर की वस्तु है और एक है, एक सिंगुलर है कोई चीज एक ही है तो दैट, दोज का प्रयोग दूर की वस्तु के लिए और अधिक दूर हो तो हम इसका प्रयोग करते हैं, राइट है ना। तो ये बात आपको एक समझ में आ गई होगी है ना। देखिए अब देखिए यहां पर है ना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है। द क्लाइमेट ऑफ पुणे इज बेटर देन दैट ऑफ, यदि या तो हम ये बोलें कि द क्लाइमेट ऑफ पुणे इज बेटर देन द क्लाइमेट ऑफ मुंबई, तो यहां पर हमको क्या लगाना पड़ेगा, अगेन द क्लाइमेट लगाना पड़ेगा। तो बार बार क्या होता है आपको ये बात तो पता चली गई है कि प्रोनाउन का एक्चुअल में एप्लीकेशन क्या है, कि बार बार जो रिपीटेशन होती है उसको कम कर दिया जाए। जैसे राम इज अ डॉक्टर, तो हम बार बार राम 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 शब्द का प्रयोग करने की बजाय
है ना, ही इस तरह से यूज कर सकते हैं अगले स्टेटमेंट्स में, है ना। वैसे ही उसी प्रकार देखिए यहाँ पर हम लोग इस तरह से प्रयोग कर सकते थे, वैसे ही द स्ट्रीट्स ऑफ दिल्ली आर वाइडर देन द स्ट्रीट्स ऑफ मुंबई कहें, और या फिर क्या है, ये स्ट्रीट चूंकि प्लूरल है, बहुवचन है, तो यहाँ पर दैट की जगह किसका प्रयोग कर सकते हैं, दोज का। तो हम जब भी रिपीटेशन को अवॉइड करते हैं, बार बार रिपीटेशन ना हो किसी चीज का, तो हम लोग दैट ऑफ या दोज ऑफ का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये बात आपको एकदम समझ में आ गई होगी, है ना। तो इसी प्रकार, है ना, देखिए दिस इज अ न्यू वर्जन, तो कई बार हम लोग इसको डेमोन्स्ट्रेटिव के रूप में भी जो है ना इस तरह से प्रयोग करते हैं। तो देखो ये बहुत ही कॉमन से रूल है, इसमें कोई है ना बहुत विशेष सीखने वाली बात नहीं है ना। और रिलेटिव प्रोनाउंस जो है वो हम लोग देख ही लेंगे। चलिए रिलेटिव प्रोनाउंस भी मैं आपको साथ ही में करवा देता हूं। तो देखिए रिलेटिव प्रोनाउंस क्या होते हैं, हु, विच, दैट, है ना, और whose, whom, इस तरह से जो आते हैं। तो जब भी सब्जेक्टिव केस होता है ना, तो हमेशा किसका प्रयोग होता है, who का प्रयोग। द बॉय, और यहाँ पर एक सब्जेक्ट है इसलिए who का प्रयोग हो गया, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, है ना। और जब भी जो है ऑब्जेक्टिव केस के तौर पे, है ना, प्रयोग होता है, जैसे मान लीजिए ये सब्जेक्ट, ये वर्ब और ये एक ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट वाले केस में हमेशा किसका प्रयोग होगा, whom का प्रयोग होगा, राइट, है ना। तो ये बात आपको एक याद रखनी है। और एक बात याद रखना, दैट का प्रयोग जो जब भी एंड से कोई चीज जुड़ती है ना, जैसे द मैन एंड हिज डॉग, और वैसे भी दैट का प्रयोग जब भी द का प्रयोग हो जाए ना आगे सब्जेक्ट में, तब भी दैट का प्रयोग किया जाता है। तो एक तो एंड लग जाए या द लग जाए या सुपरलेटिव डिग्री हो, जैसे यहां पर आ गया देखिए सुपरलेटिव डिग्री है, मिस्टर मिश्रा इज द मोस्ट लेबोरियस मैन, और यहां पर मान लीजिए उसकी जगह क्या दे देता, आपको हु दे देता। तो देखने में सही लग रहा है, लेकिन यहां पर चूंकि सुपरलेटिव डिग्री है, तो यहां पर हु की जगह क्या करेक्ट है, दैट ही करेक्ट है। तो ये बात आपको एक समझ में आ गई होगी, राइट। अब देखिए आगे चलते हैं। तो ये कुछ रूल्स पॉइंट याद रखना कि द का प्रयोग हो जाए, एंड का प्रयोग हो जाए, सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग हो जाए, तो हमेशा किसका प्रयोग होता है, दैट का प्रयोग होता है। ऑल, हु या दैट, है ना, तो इसमें क्या है, दोनों में ऑल, दैट या हु दोनों का केस सही है ना। whom और which का प्रयोग नहीं होगा क्योंकि ये सब्जेक्टिव केस में आ रहा है, राइट, है ना। लेकिन क्या होता है, कुछ अपवाद होते हैं। ऑल यदि वस्तुओं का प्रयोग है, तो देखिए ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, तो यहां पर किसकी बात कर रहे हैं, हर वो चीज जो चमकती है। तो यहां पर चूंकि नॉन लिविंग है, अनकाउंटेबल है, और इसीलिए क्या है, ऑल द मनी दैट, है ना। तो यहां पर यदि अनकाउंटेबल है, नॉन लिविंग है, तो उस केस में वस्तु के लिए प्रयोग कर रहे हैं, तो दैट का प्रयोग होगा। ऑल दैट ग्लिटर इज नॉट गोल्ड, हर वो चीज जो चमकती है वो सोना नहीं होती है। तो ये बात आपको एक, है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, है ना। अब देखिए आगे चलते हैं, देखिए, है ना। तो इस तरह से आपको कुछ रूल्स बहुत अच्छे से याद रखने हैं। तो देखिए ऑल द मनी, ये द जब भी आ जाए तब तो आपको, वैसे भी अनकाउंटेबल है तो दैट का प्रयोग होगा। तो आपको हु और दैट में डिफरेंस क्लियर हो गया। हु नॉर्मली लिविंग के लिए आएगा, और हुम जो है वो ऑब्जेक्टिव केस के, WHOM, हुम ऑब्जेक्टिव केस के लिए, और ये सब्जेक्टिव केस के लिए, और जो हुज है वो पॉजेसिव केस के लिए आएगा। लेकिन दैट का प्रयोग किस किस में हो सकता है, दैट का प्रयोग एक तो द, या फिर ऑल के बाद में द नॉन लिविंग है, या फिर सुपरलेटिव डिग्री है ना। तो इन सभी के केस में क्या है, दैट का प्रयोग हुआ। तो ये आपको पॉइंट समझ में आ गए होंगे, है ना। और देखो अगेन यहाँ पर क्या आ रहा है, देखो यहाँ पर भी आपको पॉइंट क्लियर होगा। दैट का प्रयोग कब कब हो रहा है, जब भी कोई नॉन लिविंग और एवरीथिंग नॉन लिविंग, थिंग नॉन लिविंग, द ओनली थिंग की बात करें, एनी थिंग, तो हमेशा एनीथिंग, एवरीथिंग, एवरीवन। इस केस में भी जो है ना, आप हमेशा याद रखना फ्यू, लिटिल, ये डिटर्मिनर्स होते हैं, मच, लिटिल, इन सभी के केस में हमेशा दैट का प्रयोग होगा, क्योंकि ये इनडेफिनेट हैं। इनडेफिनेट वाले केस में भी किसका प्रयोग हो रहा है, दैट का प्रयोग हो रहा है। तो ये कुछ रूल्स है ना, वो आपको ज्यादा से ज्यादा याद रखने, है ना। अच्छा, वर्ब के स्पष्ट न होने पर भी, जैसे द सेम, आप एक और बात याद रखना, जब भी द सेम का प्रयोग भी होता है ना, द सेम का प्रयोग, तब भी क्या है, दैट का ही प्रयोग किया जाता है। तो ये सारी की सारी लिस्ट ऑफ जो है ना पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। तो आपको यहां पर एक बात पता चल गई होगी कि जो इंटेरोगेटिव है उसमें हु का प्रयोग हमेशा सब्जेक्ट के केस में, हुम जो है वो ऑब्जेक्ट केस में,
और हुज जो है किसकी किताब है, ये किताब किसकी है, मतलब रिलेशन बता रहा है, तो ये पॉजेसिव प्रोनाउन हो गया, राइट। तो इस तरह से क्या है, आपको ये कुछ पॉइंट्स पता होने चाहिए। इसके बाद का जो सेक्शन है हम लोग और आगे करेंगे, और क्योंकि लेक्चर बहुत लेंदी हो जाता है, नॉर्मली क्या इंग्लिश के ज़्यादा लेंदी सेक्शंस को लोग पढ़ते नहीं है, तो मैं जो है इस तरह से आपको सारा कवर करके एक आध और लेक्चर में मैं आपको बेसिक कवर करने के बाद में आपको जितने भी एरर्स हैं उन सभी एक एक एरर्स को बताऊंगा। और मेरे जो चैनल के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स वगैरह सब कुछ दे रखा है, आप मुझसे वहाँ पे जुड़ सकते हैं, आप मुझे कोई भी कमेंट कर सकते हैं, है ना। मैं आपके लिए बिल्कुल फ्री रहता हूँ, तो आपका पास मेरा नंबर भी है, सभी संपर्क सूत्र हैं, तो आप मेरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं, किसी भी चीज़ की आपको डिमांड है वो आप मुझे बता सकते हैं। सो विश यू ऑल द बेस्ट, और आप बिल्कुल जो है शेयर करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करें। और मैं इस तरह से क्या है आपको सभी लेक्चर्स जो है ना बहुत गहराई के साथ में एक एक सब्जेक्ट को कवर करूँगा, और अब मेरे पास कुछ और काम तो है नहीं। सो विश यू ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।